प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं फुल भगवा कलर में अवनीश पीएन शर्मा जी। सर, कल मोदी जी ने जो जबरदस्त एनर्जी ऊर्जा बहाई है संसद में, क्या ये उसका असर है? जी, संदीप जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, ऊर्जा तो 4 जून को ही आ जानी चाहिए और आई भी ऊर्जा, क्योंकि किसी के नाना की, परनाना की जो है वो बराबरी की गई साहब। तो नेहरू जी की बराबरी की गई, तीसरी बार नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार बना के बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप लगातार। से जी हाँ, और इतनी मतलब ऐतिहासिक एक जो है ये लोकतांत्रिक महापर्व का नतीजा रहा है, जो कि दशकों बाद हासिल हुआ है साहब। आप सोचिए, 100, सवा 100, 150 के हेर-फेर में चल रही पार्टियां जो सिंगल मैंडेट लेके आई हैं, संख्याएं लेके आई हैं पिछले कई दशकों से, वो सरकार बनाती रही हैं। और इस बार जब मामला उनका आंकड़ा 99 पहुंचा है, तो वो पिछवाड़े गुलाल ऐसे पोत के नाच रहे हैं जैसे उन्होंने 4 बार भारत की सरकार बना ली है। एक ही जीत में 4 बार भारत की सरकार बना ली है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन, समीक्षा के दौर से बाहर निकल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी काम करते रहना चाहिए, लेकिन अब गियर दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खुद दे दिया जी। तो उत्साह तो जी। कायम ही रहना और चाहिए। उत्साह का माहौल है साहब, मौसम है। हाँ, और मोदी जी ने बिल्कुल कल ये कहा, कांग्रेस को बताया और सबको बताया कि भैया ये लोग 3 बार हारे हैं। ये इनका इनका वर्स्ट परफॉर्मेंस है। तो वन शुड कंसीडर दैट। 99 सीटें जो लाए हैं, बड़ी अच्छी एक उन्होंने तुलना बताई कि अगला बच्चा कह रहा है कि मेरे 99 आए, मेरे 99 आए। वो ये नहीं बता रहे कि 100 में से नहीं आए हैं, 543 में से आए। तो नहीं ये तो वो एक बड़ा अच्छा। फर्जीपना जो कांग्रेस के चरित्र हाँ में, बिल्कुल सही बात है। हाँ। जी। और सर, इसके साथ मैं ये कहूंगा कि कुछ बड़ी जरूरी बातें कही। हम कल भी आपसे बात कर रहे थे कि विपक्ष और कांग्रेस और सत्ता और यह सब बहुत ही एक ऐसे शब्द हैं जो अपने नीचे बहुत सारे असली दुश्मनों को छिपाकर बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा दुश्मन जो है, जो कांग्रेस स्वयं, अंग्रेजी इकोसिस्टम की पैदाइश रही है। फिर कांग्रेस ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो भारत को शनय शनय बेचने में लगा रहा। दिल्ली लुटेन्स के मीडिया। और आज जब कांग्रेस सत्ता के बाहर है, तो यही दिल्ली की लुटेन्स के मीडिया और ये जितने कवि और बॉलीवुड और इस प्रकार का पूरा जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलके कांग्रेस को वापस लाने के लिए पूरा जोर जोर लगाए हुए हैं। पर उस इकोसिस्टम के लिए मोदी जी ने एक बड़ी अमेजिंग बात कही, जरा सुना जाए उसको, फिर आपसे पूछें कि सर। 70 साल तक ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की हरकतें को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं कि हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो सर, ये भाषा जो है मोदी जी की, ये भी हमने पहली बार सुनी है। ये तो योगी जी की भाषा है कि जो जिस भाषा में बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। इकोसिस्टम की हम भाषा देख रहे हैं, जो नीचे ये बैठ के ये इतने अच्छा, पीछे से शोर की जो आवाज आ रही थी सर, मैं थोड़ा सा एक लाइन उस पर बोलना चाहूंगा। क्योंकि क्या है, माइक मोदी जी के पास है, तो उस माइक का शायद कुछ ऐसा, जैसे हम माइक यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, तो ये रहता है कि वो सिर्फ आसपास की आवाज लेता है, दूर की नहीं लेता है, सो दैट क्लियरली आवाज आए उस आदमी की जो बोल रहा है।
ये इतने बदतमीज हैं विपक्ष वाले कि ये वेल में घुस के मोदी जी के एकदम पास खड़े होकर उनके जस्ट सामने खड़े होकर, नीचे एक वीडियो भी चल रही थी जिसमें पानी पिला रहे थे इन लोग को, वो उनके सामने खड़े होकर हल्ला कर रहे थे कि ये आदमी डिस्टर्ब हो जाए, एकदम सामने, मतलब बहुत दूरी भी नहीं थी, ये नहीं था कि विपक्ष वहां खड़ा है, वो अपने ही वहां बैठा हुआ है। खैर, और ये इकोसिस्टम की ये आदत है कि जब उसको अपने तरफ आता हुआ प्रहार दिखता है तो वो ऐसा बेतरतीब शोर मचाने लगता है कि क्या ही कहा जाए। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ अनिश जी, इकोसिस्टम पर प्रहार, अभी तक तो सिर्फ बात होती थी, अब प्रहार आप कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है इकोसिस्टम के साथ? जी जी, देखिए, आपने जिस संसद में कांग्रेस के लोग जो हरकत कर रहे थे, आपने जिस घटना का जिक्र किया, उसको वेल में आना कहते हैं, और यह स्वयं में संसदीय अभद्रता होती है। किसी भी सदस्यों का या सदस्य का वेल में आना, हालांकि ये पुरानी परंपरा भी रही है, कुछ लोग सांकेतिक रूप से आते हैं, लेकिन यहाँ संकेत नहीं दिया जा रहा था, यहाँ बाकायदे प्रधानमंत्री को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता रहा है, किया जा रहा था, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो मोदी हैं। दर्शकों के लिए और आपके लिए भी बता दूं, लगभग जब पहली बार 2014 में राष्ट्रपति, ये तीसरा कार्यकाल है ना, तो राष्ट्रपति के अब तक जो है इसको मिला के 3 अभिभाषण हुए। तो जब पहला 2014 में जीत के आए थे, तब लगभग मोदी जी ने 55 या 56 मिनट का भाषण दिया था। उसके बाद 2019 में आए तो लगभग 66 या 67 मिनट, जहां तक मुझे याद आता है, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले थे। और इस बार 2 घंटा 17 मिनट बोले हैं। तो नरेंद्र मोदी भी नरेंद्र मोदी हैं, वो परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितनी देर तक नारे लगाओगे, तुम भी तो मेहनत करो भाई। आपने जब इसका जिक्र किया और वो क्लिप भी चलाई इकोसिस्टम को, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी कई चीज अपने भाषणों में, वो भाषण के धनी है संदीप जी, कई चीज वो संकेतों में कहते हैं, और कई बार उनकी भाव भंगिमा बड़ी आक्रामक होती है। जब वो इकोसिस्टम का जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से धमकी दे रहे थे, जी हाँ, मैं धमकी कह रहा हूं, चेताना वताना कुछ नहीं, धमकी दे रहे थे, तो ये सीधा सीधा था कि जैसे को तैसा। आपने जो संसद में अब तक हुई अभद्रता की बात की, वो कांग्रेसी इकोसिस्टम नहीं है, वो सीधे सीधे कांग्रेस सिस्टम के हिस्से हैं, यानी उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो वो संसद में बोलते हुए एड्रेस कर रहे थे खान मार्केट गैंग को, वो एड्रेस कर रहे थे इस देश में असली गोदी मीडिया का चरित्र रखने वाले सेक्टर 16 और लुटियन छाप मीडियाज की। वो बात कर रहे थे उन तमाम बुद्धिखोरों की, और केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, चाहे वो साहित्य में रहे हों, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट में रहे हों, कला के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वो ये शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों, एक पूरा जो इकोसिस्टम है, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, जर्नलिज्म में तो बहुतायत है इसकी, आपने बॉलीवुड का भी जिक्र किया, तो वो तमाम उन लोगों से एड्रेस थे कि अब अगर तुमने कांग्रेस के प्रति अपने प्यार मोहब्बत में बहुत जाते गुब्बारे फुलाए, तो अब तुमको भी तुम्हारी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब यहां पर विचार करने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं संदीप जी कि तुमको तुम्हारी भाषा में, इकोसिस्टम करता क्या है, ये पहचान जरूरी है ना, कि दरअसल जब प्रधानमंत्री ये करें कि तुमको तुम्हारी भाषा में, तो ये आवश्यक हो जाता है कि जरा ये पहचान में लाया जाए कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है इनका। और प्रधानमंत्री इकोसिस्टम के साथ देसी इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए वो खान मार्केट गैंग से लेके, लुटियन से लेके, और जो विदेश में बैठा हुआ इनका इकोसिस्टम है, चाहे वो भारत के लोग हों जो विदेश में बैठे हैं, सैम पित्रोदा जैसे लोग, या सैम पित्रोदा तो इकोसिस्टम की इंटरनेशनल लेवल पर दलाली करने वाले व्यक्तित्व हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और खासतौर से राहुल गांधी के लिए, वो सबको एड्रेस कर रहे थे। अब इकोसिस्टम करता क्या है, जो समाचार में, न्यूज में इकोसिस्टम है, इनका जर्नलिस्ट हैं, वो इनके लिए माहौल बनाना शुरू करते हैं। अब ओटीटी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म का भी जमाना आ गया है, तो एक बड़ी संख्या आपने यूट्यूबर्स की देखी होगी। उसके अलावा टीवी पैनलिस्टों पर जो एक असर दिखाई देता है कि नाम है स्वतंत्र विचारक, राजनीतिक टिप्पणीकार, लेकिन होते हैं वो 200% कांग्रेसी, और उससे भी एक घाक कांग्रेसी के भी 4 गुने घाक कांग्रेसी। कला के क्षेत्र में इस तरह के तमाम लोग, नाम तो ये करते क्या है?
दो चार नाम बताइए टीवी वालों का। दो चार नाम की बात मैं क्या करूं भाई साहब, कौन ऐसा है कि जनता जिसको पहचान नहीं रही है। यही एक बात ये भी आई है कि नरेंद्र मोदी जी केवल इकोसिस्टम कर कहते हैं, तो अवनीश पी शर्मा और संदीप सिंह बैठ के उसको परिभाषित कर रहे हैं। ये पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने इस देश को यही सिखाया है, इस देश की यही जनता को बताया है कि ऐसे पहचानो। और मजे की बात यह है कि जितने भी इकोसिस्टम के लोग हैं, एक एक चेहरा पहचाना जाता रहा है। धन्य हो सोशल मीडिया जिसको की पहचान सार्वजनिक की गई है, वॉलंटियर्स द्वारा की गई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह होता है कि प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि तुमको तुम्हारी शैली में जवाब दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा? क्या पुलिस जाएगी? नहीं। इकोसिस्टम मुकदमे कराता है, इकोसिस्टम असत्य फैलाता है, इकोसिस्टम झूठ और बेशर्मी को सच करके परोसता है, इकोसिस्टम गुब्बारे फुलाता है। ऐसे मामलों को अब कड़ाई से सरकार निपटेगी उसी भाषा में। तुम झूठ फैलाओगे, झूठ का काउंटर जाएगा। तुम टीवी पैनलिस्टों पर बेहयाई पैनलिस्ट के रूप में बेहयाई करोगे, तुमको भी बेहयाई सुनने को मिलेगी। संसद में तुम बदमाशी करोगे, संसद में तुमको सुनने को मिलेगा। आप देखिए संसद में शुरुआत इसकी हो चुकी है। प्रधानमंत्री बहुत साफ तौर पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, अब देखिए जरा, राहुल गांधी को एक तरफ उन्होंने खारिज किया। मुझे लगता है अगर आपके पास वो क्लिपिंग होगी तो बीच में आप चलाइएगा, दर्शक उसको सुने, जहां वो ये कह रहे हैं कि पप्पू कभी पास नहीं हो पाएगा। जहां वो बाल बुद्धि कह रहे हैं, भाव उनके ये थे कि वो कह तो रहे थे बाल बुद्धि, लेकिन उनका आशय था बैल बुद्धि, क्योंकि बाल बुद्धि कहते हुए ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष उनको ये भी कहा कि अध्यक्ष महोदय, आप सुने इसको पहले उन्होंने क्या कहा बाल बुद्धि को। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अब यहां संदीप जी देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि तुम कल भी पप्पू थे, आज भी पप्पू हो, आगे भी पप्पू ही रहोगे, तुमसे न हो पाएगा। एक तरफ यहां तक कह रहे हैं, यानी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी ने जहां से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था, जिस मैच्योरिटी के साथ, 18वीं लोकसभा के पहले हफ्ते, पहले सेशन के आखिरी दिन उन्होंने राहुल गांधी को वहीं पहुंचा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी भाषण में वो ओम प्रकाश जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको इंगित करते हुए कहते हैं कि बाल बुद्धि के कारनामों को बच्चे का किया हुआ कारनामा बचपना न समझा जाए, गंभीरता से लिया जाए, और इस बात को भी बाकायदे चलाइए, इसको चलाइए, ये भी सुन हाँ हाँ बिल्कुल चलाइए। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें। ठीक है, अब देखिए यहां प्रधानमंत्री ने पप्पू को पप्पू एक बार फिर साबित किया अपनी बातचीत में, लेकिन वहीं जब वो ओम बिरला साहब से तो ये कह रहे थे कि इस बंदे की बात को बच्चे की बकलोली समझ के न माफ किया जाए, तो ये संकेत भी दे रहे थे, उन्होंने अपेक्षा की है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी ने परसों जिस तरीके से, क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जो संसद में ऑन रिकॉर्ड होती हैं, उसको आप बकलोली करके बच नहीं सकते। राहुल गांधी का तो इतिहास रहा है भाई, राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे ना कि हमारे खिलाफ जो है इतने मुकदमे हैं। ठीक है साहब, 39 मुकदमे तुम्हारे खिलाफ हैं भैया राहुल गांधी,
लेकिन उन 39 मुकदमों का जरा से जरा जान लीजिए, 15 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें मानहानि का इनका केस है। तो भैया ये बताओ, बकलोली तुमने की है तो मानहानि लोगों ने कर दिया तुम्हारे ऊपर, यानी 15 बार उन 39 में तो तुम्हारा मानहानि का मामला है, वो तुम्हारी बकलोली की वजह से हुआ है। 15 ऐसे मुकदमे राहुल गांधी के ऊपर लदे हुए हैं जिसमें इन्होंने झूठ बोला है, लफाजी की है, टेक्निकल तौर पर आप गलत साबित हुए हैं। तो 30 मुकदमे तो उसके हैं। अभी हमने नेशनल हेराल्ड और अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले का जिक्र ही नहीं किया, जहां तुम सैकड़ों करोड़ की जमानत पर हो, वो भी प्रधानमंत्री ने याद दिलाया। जी इनकम टैक्स का भी लफड़ा है सर, 300 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं बिल्कुल। चुका है, पर्सनल इनकम टैक्स। सर मैंने कहा कि अभी इनके मुकदमों की फेहरिस्त, और दो चीजें आपको बताऊं। लोकसभा अध्यक्ष पूरी गंभीरता के साथ राहुल गांधी के सदन में किए गए झूठ कर्म पर कड़ी और कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। बहुत जल्द आपको वो कार्रवाई दिखाई देगी, क्योंकि राहुल गांधी यहां टेक्निकल ब्लंडर कर चुके हैं। मुझे हंसी इस बात की आती है कि मीडिया का एक बृहनला वर्ग जो उधारी राहुल नाम का सिंदूर लगा के और गुलाल पोत के सुहागिन बना, चूड़िया पहना हुआ जो है, वो मेहंदी दिखाए फिर रहा है कि हमारे राहुल बहुत अच्छा कर गए। अरे साहब, इतना ही बार का सांसद है ये व्यक्ति, और इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बना है। उसको ये इस बात की, मतलब इस बात का ज्ञान नहीं है कि संसद में बिहेव कैसे किया जाता है, संसद में क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता है। यही राहुल गांधी जो बार बार माफी में, और सुनिए, उन 39 मुकदमों में एक में सजा भी पाया हुआ है वो व्यक्ति जिसमें सदस्यता गई थी, तो सजा याफ्ता भी है, सिर्फ मुकदमे ही नहीं है, सजा याफ्ता है, और अभी तो सजा देखनी है। राहुल गांधी के ऊपर संसद में झूठ बोलने, चाहे वो राफेल का मामला रहा हो, चाहे वो ये एमआरपी एमएसपी का मामला हो, उस पर उन्होंने झूठ बोला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उन्होंने स्पष्ट रूप से तकनीकी झूठ बोले हैं जिस पर हाउस पर, और वो नेता सदन है, सॉरी नेता प्रतिपक्ष हैं, अब वो बकलोली करके दूर नहीं भाग सकते। तो बेहद कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा प्रधानमंत्री ने जैसे की है, ये प्रधानमंत्री जवानी जमा खर्च वाले प्रधानमंत्री नहीं है। तो एक तो वहां से लोकसभा कैसे कार्रवाई बहुत जल्द देखने को मिलेगी, बहुत जल्द। ये अलग बात है कि विक्टिम कार्ड लेके फिर ये खेलें, और प्रधानमंत्री ने विक्टिम कार्ड पे भी धोया है। 2.25 घंटे किया क्या है प्रधानमंत्री ने, बहुत कायदे से, जिसको कहते हैं ना, पानी पी पी के और पिला पिला के, वेल में भौंक रहे थे, उन्हीं को पानी भी पिलाया। तो प्रधानमंत्री का पहले तो कौशल और धीरज, उनके धीरज की मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आपके नाक के सामने हल्ला कर रहे हो 2.25 घंटे वो आदमी, और पहले 40-45 मिनट उन्होंने अपने काम के बारे में बोला, उसके बाद एक एक चीज पर बोला। यहां पर एक दो चीजें आप देखिए, पेपर लीक मामले को एड्रेस किया उन्होंने, और उन्होंने ये रिपीट किया दूसरा बड़ा संकेत कि राहुल क्यों परेशान है इतने, और राहुल के लिए क्यों मुसीबत है। और इसी के पीछे ये भी राज छुपा हुआ है कि राहुल गांधी इस बार, जो राहुल गांधी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते रहे हैं संदीप, इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे संवैधानिक पद पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि मुकदमे की फाइलें खुल रही हैं, खुलने वाली हैं, उसमें तेजी आ रही है, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड को हो, चाहे वो आपका नेशनल हेराल्ड मामला हो, चाहे आपने जो इनकम टैक्स कहा, और इसमें ये स्पष्ट रूप से दोषी सिद्ध होंगे, आज नहीं तो कल। ये उसी के विक्टिम कार्ड की तैयारी है, और संभवतः एक संवैधानिक पद का कवच ओढ़ा है राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी अपना हश्र जानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक बार बिना किसी संदर्भ के कल रिपीट किया करप्शन पे। उन्होंने कहा, मैं जब करप्शन की बात करता हूं तो वो कमिटमेंट मेरा अभी भी है। और अपने तीसरे कार्यकाल के पहले भाषण में जब एक तरफ ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है संदीप कि ये कमजोर मोदी हैं, ये बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाले मोदी नहीं हैं, ये एनडीए के भरोसे वाले मोदी हैं, और मोदी ने 2 घंटे 17 मिनट का भाषण दिया और कहीं का नहीं छोड़ा। तो स्पष्ट है कि अब राहुल गांधी की मुसीबतें संसद के अंदर और संसद के बाहर, यह दोनों बढ़ती हुई दिखेंगी। और यही मैं लिंक करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव लड़ने जा रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि तीसरा कार्यकाल बहुत कठोर होगा, और जैसे को तैसा जवाब देने की घोषणा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं शुरुआत की है, लोकसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की है, और ऐसा हाउस में कह के, ऑन द रिकॉर्ड कह के
उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, अपने एक एक सांसद, अपने एक एक प्रवक्ता, अपने एक एक समर्थक, इनको भी संदेश दिया है कि अब कांग्रेस या कांग्रेस का इकोसिस्टम जिस बेहयाई पर उतरे वहां तक जाके उसको जवाब दिया जाए। और मैनेजमेंट का विद्यार्थी के नाते मुझे याद है जब कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ाया जाता था संदीप, तो उसका पहला ये होता था कुछ आवश्यक कम्युनिकेशन के जो थंब रूल, कि कम्युनिकेशन उस लेवल पर होना चाहिए जिस व्यक्ति से आपको कम्युनिकेट करना है। प्रधानमंत्री यही कह रहे थे। आज देखिए, जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राज्यसभा में आज बोल रहे हैं। राज्यसभा का माहौल बिल्कुल अलग है। मैं काफी समय से सुन रहा था आपके साथ वीडियो पे आने से पहले। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत स्वस्थ वक्तव्य दिया है। और प्रधानमंत्री को मैंने करीब 20 से 22 मिनट राज्यसभा में मणिपुर पर बोलते हुए सुना। उन्होंने मणिपुर के हिंसक इतिहास के बारे में बताया है। और आप देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से सही जगह का सही तरीका चुनाव करते हैं। जब वो फेडरल स्ट्रक्चर मणिपुर पर बोल रहे थे, राज्यों और केंद्र के संबंध में बोल रहे थे, तो उन्होंने चुनाव कहां किया? उन्होंने राज्यसभा का चुनाव किया। और उन्होंने कहा है अभी कि देखिए, यह सदन राज्यों का प्रतिनिधि है और इसलिए यहां पर यह गंभीरता, वहां का माहौल दूसरा है। लेकिन जहां थेथराई वाला माहौल है, यानी लोकसभा में जहां राहुल गांधी हैं, तो वहां फिर थेथराई का जवाब थेथराई से दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री एक ही कैसेट में दो साइड रख रहे हैं, साइड ए लोकसभा के लिए, तो साइड बी राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में बड़ा शराफत, फेडरल पर क्या बातें कर रहे थे। कोविड में उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सीएम से जितनी मीटिंग हुई उतनी कभी इतिहास में किसी प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई। उन्होंने फेडरल सिस्टम की बात करते हुए कहा कि G20 का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा भाई साहब, G20 हम आराम से दिल्ली में करा सकते थे, लहर लूट सकते थे, लेकिन हमने पूरे देश में G20 घुमाया ताकि राज्यों का पार्टिसिपेशन हो, लोग हमारे राज्य को स्वतंत्र रूप से भी जाने, विदेश भी जाने, दुनिया भर भी जाने। तो साहब, इकोसिस्टम जिसमें मीडिया, जिसमें यूट्यूबर, जिसमें झूठ फैलाने वाले लेखक, पत्रकार, यह सारे लोग, फर्जी मुकदमे भी उसमें मैं शामिल करता हूं। यानी अगर तुम 8 मुकदमे कराओगे तो 12 मुकदमे झेलने के लिए तैयार रहो। मोदी जी ने साफ साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि यदि आप किसी स्तर तक जाएंगे, उस स्तर तक आपको छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी की यह मजबूरी है। मेरा स्पष्ट तौर पर यह आरोप है और आशंका मेरी, ईश्वर करे कि बहुत जल्दी उसको होते हुए हम सारे लोग देख लें। राहुल गांधी संभावित किसी भी अपनी जेल यात्रा से बचने के लिए एक संवैधानिक पद यानी नेता प्रतिपक्ष की खाल ओढ़े बैठे हैं। अन्यथा वह व्यक्ति जो हमेशा जिम्मेदारियों से भागता रहा है, अचानक, और आप देखिए उनका इकोसिस्टम शुरुआती दौर में लग कैसे गया है। आहा, बन गए राहुल गांधी, अरे हाउ मैच्योर राहुल गांधी। भाई, पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाचना और राहुल राम के उधार का सिंदूर लेना, उसको मांग में भर लेना और फिर कूद कूद के करना, अम्मा हम भी सुहागिन हुए। सर, ये इकोसिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे नाचने लगता है जैसे कोई माँ है, उसका बच्चा जो है 3 साल का हो गया है और अब वो डायपर पहनना छोड़ के खुद अपना मलमूत्र त्याग स्वयं कर सकता है। उस पर जो माता को, पिता को खुशी होती है, वैसे पालते हैं ये इकोसिस्टम वाले राहुल गांधी को कि ओह क्या शब्द बोला है, क्या ABCD बोला है, वाह, पहली बार एक पूरा सेंटेंस बोल दिया। हरकतें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर, राहुल गांधी की बदतमीजी की हरकतें जरा सा मैं शेयर करना चाहता हूँ जनता के साथ में। ये अगर आप देखें सर, एटीट्यूड देखिए इसका, इस आदमी का। लोकसभा स्पीकर ने कैसे लताड़ा है सर, ये आदमी सबको कह रहा है कि जाओ आगे बढ़ो। वेल में भेज रहा था, वेल में भेज रहा था। और बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के लिए हम लोग तुम तड़ाम की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वही राहुल गांधी ने है जिसने इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह लगातार बेइज्जती की है। तो कम से कम किसी को इस बात पर कोई दुख नहीं होना चाहिए कि हम इस व्यक्ति के लिए तुम तड़ाम, और निश्चित रूप से आदर बिल्कुल नहीं देंगे भाई हम। तुम अगर देश के संवैधानिक रूप के प्रमुख, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता को इस तरीके से बेइज्जत करोगे, इस तरीके से अपमान करोगे। और मैं एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये देखिए साहब, हिंदू, हाँ,
ये बिल्कुल, बैठा ऐसे है बिल्कुल। जैसे राजा है यहाँ का। बदतमीजी देख रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसी बात पर यही तो दुःख हुआ और जो है लोकसभा देख अध्यक्ष रहा जी हूँ सर, को। मैं तो देख रहा हूँ सर, विपक्ष वालों को, जिसके 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 जो नेता हैं, मारन बगल में है, दयानिधि मारन है, पीछे राजा है, डिम्पल है, खुद बैठा है, सबको नौकरों की तरह खड़ा कर रखा है। सबको ये आज ही से संदीप नौकर जी, समझता है। जी। संदीप जी, देखिए वो किसको नौकर समझते हैं, किसको नौकर नहीं समझते, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनके गिरोह की प्रॉब्लम है। ठीक है। वो कुत्ते का बिस्कुट खुद खाते हैं कि कुत्ता साथ में खाता है, कि कुत्ते और वो साथ में खाते हैं उनके साथ और बाकी लोग खाते हैं, वो अलग बात है। जिसको हेमंता होना होता है वो हेमंता हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जी। मैं कह रहा हूं ये उनके अंदर की बात है। वहां अगर कुछ लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी बेच खाई है तो बेच खाई है, और उसको हम आप जो है कोई सर्जरी नहीं कर सकते। हम सॉरी, मैं अस्थि विशेषज्ञ नहीं हूं कि वह रीढ़ की हड्डी सही करूं। तो बात वहां नहीं है, वो तो वो करेंगे ही। आप ये कहिएगा कि इनको शर्म नहीं आती, भाई उनको क्यों शर्म आएगी? उनको अगर कभी शर्म आई होती तो 65 साल जिस पार्टी ने राज किया वो लगातार तीसरी बार मोदी से हारा होता। अगर उसको या उनके गिरोह को अगर शर्म आती तो वो जिस मोदी से लगातार तीसरी बार हारे हैं, और उस पर उल्टा वो इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जो दृश्य आपने दिखाया राहुल गांधी का। राहुल गांधी दरअसल अपने कैरियर के उच्चतम स्कोर को पाए हैं, और मोदी उसी समय हाउस में ये कह रहे हैं कि भाई इतिहास में तीसरी बार तुम्हारी सबसे बड़ी हार हुई है। अब आप सोचिए जरा, दोनों जगह दो अलग अलग राग बज रहे हैं। तो इसलिए एक तरफ आपका सच क्या है भाई, यही ना सच है कि 99 इज द हाईएस्ट स्कोर, जिसको प्रधानमंत्री ने कबो किया कि 99 का फर्जी सर्टिफिकेट लेके आदमी टहला था। और बच्चे वाली बात आपने उदाहरण दिया ना, वो नेपी वाला, बच्चा बच्चा कह के तो प्रधानमंत्री ने कल कुछ छोड़ा नहीं, ढंग से बालिग कर दिया राहुल गांधी को। और साथ में यह भी याद दिला दिया कि भैया तुम पप्पू थे, तुमसे ना हो पाएगा, पप्पू कभी पास नहीं हो पाएगा। उसी के साथ साथ राहुल गांधी कितने खतरनाक एजेंडे के साथ चल रहे हैं। उन्होंने सेना को एड्रेस किया, कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन सेना के बारे में प्रधानमंत्री जानबूझकर बड़े विस्तार से बोले। लोगों को लगा शुरुआत में, मुझे भी लगा कि लग रहा है कि अग्निवीर पर कोई बात कहेंगे, अग्निवीर का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राजमाता इनकी कांग्रेस की सोनिया और चीन के संबंधों को, क्योंकि सेना को कमजोर अगर करने की कोई साजिश भारत में कर रहा है, जिसका कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही, तो उसका सीधा लाभ किसको हो रहा है संदीप जी? उसका सीधा लाभ चीन को होगा। तो प्रधानमंत्री ने वहां तक बात की, पेपर लीक तक की बात की। वो विपक्ष जिसने कभी कुछ किया नहीं सत्ता में रहते हुए, अब जब एक कानून आ गया है, सीबीआई कड़ाई से काम कर रही है। मणिपुर जहां चिल्लाया, राज्यसभा में मणिपुर पे विस्तार पे बोला है उन्होंने, मणिपुर के इतिहास को याद दिला दिया भैया कि 93 में वहां पर सबसे बड़ा राइट शुरू हुआ था जो 5 साल तक चला था। कौन था 93 में? तब मणिपुर की जस्टिस कहां गई? 2014 के बाद ही सारी समस्याएं पूरी शुरू हुई है इस देश में। साइकिल का भी उदाहरण बड़ा सॉलिड दिया था उन्होंने कि एक बच्चा साइकिल। मैं तो देख रहा था अखिलेश यादव जी सोचे कह रहे बाप रे मेरे ऊपर तोप का मुंह घूमा क्या, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर नहीं बाद नहीं, ये अखिलेश सर बड़ा रिलैक्स दिखाई दे रहे थे, कह रहे बाप रे बच गए हैं। सर इसका तो अखिलेश जी को जवाब योगी जी ने विधानसभा में दिया था कि जब किसी बच्चे से अखिलेश ने पूछा मैं कौन हूँ, तो उस बच्चे ने बोला राहुल गांधी, तो योगी जी ने कहा था ज्यादा फर्क है नहीं दोनों में। तो बात वही है, ज्यादा फर्क है नहीं दोनों में। बिल्कुल। खैर, गंभीरता से अगर मैं अपनी बात को समापन की तरफ ले आऊं, देखिए मोदी जी के बहुत सारे समर्थक मोदी जी को इतना ज्ञान दे रहे हैं, 240 सीट लाने वाले व्यक्ति को इतना ज्ञान दे रहे हैं, स्वागत है, अपने ही है तो ज्ञान देंगे ही। लेकिन 240 सीट लाकर इतिहास बनाने वाले नरेंद्र मोदी के बारे में जब कोई मुगालता ये पालने को तैयार बैठा था कि इस बार थोड़े से ढीले ढीले मोदी, थोड़े से सबक सीखे हुए मोदी, इस बार नरेंद्र मोदी सबक सिखाने के मोड में है। और संभवतः अगर मान लीजिए इस बात की, इस थ्योरी को भी मैं कह दूं कि लोगों ने थोड़ा सा झटका दिया है, तो ठीक है, झटका खा के संभले हुए मोदी, दोनों ले लीजिए भाई, जो पसंद हो आपको। आप अगर इस बात से स्वयं को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हमने मोदी को थोड़ा झटका दिया, तो ठीक है, झटक के फिर खड़े हो गए मोदी और फिर शान से कह रहे हैं कि अगर थेथरोलॉजी करोगे तो फिर तुम्हारी उस तरह से दवा होगी।
तो नरेंद्र सर मोदी ने अपने तीसरे टर्म में कड़े तेवरों का दे दिया, और हम आप जैसे लोगों को, चाहे मतदाता हो, चाहे नागरिक हो, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हो, चाहे लिखने पढ़ने वाले लोग हों, उनको एक काम दे दिया है कि खान गैंग को कूटो, इनके इकोसिस्टम को लसार लसार के मारो। कोई कवि ससुरा अगर सत्ता विरोध के नाम पर अपनी नफरत वाली कविता लेके बेचने की कोशिश कर रहा है तो वहीं थूर दो पैरोडी सुना के उसको। कोई फिल्मकार अगर जबरिया कोई स्वांग भर रहा है तो उतर के वहीं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाओ। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, वो केवल मुंह से नहीं होती है। अब क्या संक्षेप में कहें भाई, हाथ पैर तमाम चीजें चलती हैं, वो सब क्रांति है भाई। ये बताइए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बम मार देना कामरेड के लिए क्रांति हो सकती है, तो कायदे से समझा देना जो है वो राष्ट्रवाद क्यों नहीं हो सकता है? और प्रधानमंत्री ने तो पहले ही कह दिया भाई, उन्होंने, मोदी जी ने सीटी बजा दी है भैया कि चाहे तुमको तुम्हारी भाषा में तो लतखोरी की बात करोगे तो लात खाते हुए तुमको समझाया जाएगा। अगर कायदे से राज्यसभा जैसा माहौल बनाओगे तो मोदी जी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मणिपुर पर खूब बोलेंगे। मणिपुर पर चौपाए की तरह तुम बेल में आके भौंकोगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, पानी अलग पिलाएंगे, और 55 मिनट और 66 मिनट बोलने वाले नरेंद्र मोदी 2 घंटा 17 मिनट बोल बोल के कायदे से तुमको भिगोएंगे। तो इसलिए संसद में गरजे हुए मोदी अब फील्ड में बरसने जा रहे हैं। इस बात की पूरी पूरी संभावना उन्होंने दे दिया है जी। अराजक के सामने अराजक मोदी, शरीफ के सामने शरीफ मोदी जी। और आपने जो ये बताया कि मोदी जी ने सीटी बजा दी है इकोसिस्टम, और हम लोग को ये बताया कि भैया इनको लतेरो, मुझे गंगा जल फिल्म का एक डायलॉग याद आता है अजय देवगन का, कि जब मुकेश की हत्या हो जाती है, बच्चा यादव जो मतलब नृशंस हत्या हो जाती है, तब अपने इंस्पेक्टर से, सबऑर्डिनेट से अजय देवगन कहते हैं कि बच के नहीं जाना चाहिए, इस बार सारी ताकत झोंक दो। तो वो लहजा था, वही लहजा कल दिखा। और मोदी जी का एक अंतिम वीडियो जो है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा ये तंत्र 2029 का चुनाव लड़ने लायक नहीं रहने चाहिए, ये हमारी इच्छा है। They don't need another chance, they don't deserve another chance, they should not have another chance। करप्शन वाले मामले जिनमें जमानत पे हैं, ये मुकदमे बहुत जल्दी खुल रहे हैं और ये सब जाएंगे जेल, इसीलिए इसने संवैधानिक पद की एक खाल ओढ़ी है। और मुझे यही मोदी पसंद है, और मुझे लगता है आपको भी यही पसंद होंगे। मुझे बहुत आनंद आया आज, बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है वो आज मैंने जीवन में देखा है। सत्य का सामर्थ्य क्या होता है उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया। और इसलिए सभापति जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सर ऐसा लगा जैसे लगातार वेल में नाक के और वो तब जब 2 घंटा 17 मिनट लगातार वेल में आपके सामने, आपके मेज के ठीक पीछे अपना पिछवाड़ा किए हुए वो तमाम दोपाए जो चौपाए जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो इस धीरज को भी सलाम है साहब, 10 साल का धीरज है, और धीरज की बांध अगर जरा सा दरकें और ये कहने पर उतर आए जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे, तो अगर इसको डिकोड जो ना करे तो फिर बिना मतलब ये बात हो जाएगी कि साहब 10 साल हमने नरेंद्र मोदी को काम करते हुए देखा है। गलत बात। जी जी। तो बस ऐसी आनंद के साथ आज हमें भी आनंद आया आपके साथ बात करके, उम्मीद है आपको भी आया होगा, दर्शकों को भी आया हो। अगर दर्शकों को आनंद आया हो तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दूर तक ले जाएं, आपके माध्यम से और लोगों तक बात जाती है। प्रारब्ध को जरूर सब्सक्राइब करें। और राज्यसभा पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। आज जब मोदी जी ने राज्यसभा में क्या बोला, विपक्ष तो भाग गया पर हम पूरा सुनेंगे उन्हें। उसका लिंक, बहुत बहुत धन्यवाद। उस संसद का लिंक का हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। राज्यसभा वाला भाषण भी सुने। आज नरेंद्र मोदी एकदम अच्छे बच्चे थे। जी ठीक साहब, ओके, नमस्कार, जय श्री राम।